नमस्कार। तो आज हम बुरातीनों का सोने की चाबी किस्सा बुरातीनों का 19वां किस्सा सुन रहे हैं। आपको याद है 18वां किस्सा कहाँ खत्म किया था? आखिरी पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ। कारावास पारावास इसके बारे में कुछ न बता पाया। अरे हमारे लिए सब एक जैसा है। चाबी झील के तल में है, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। और तुमने इसे नहीं देखा? बुरातीनों ने उसके कान में चहकते हुए कहा। फिर उसने जेब से चाबी निकाली, उसे पियरो की नाक के आगे घुमाया। यही है वह। जब सूरज पहाड़ की चट्टानी चोटियों के ठीक ऊपर चढ़ आया, बुरातीनो और पियरो झाड़ियों के नीचे से निकले और उस मैदान के पार भागे जहां चमगादड़ कल बुरातीनो को नीलकेशनी के घर से मूरख नगरी में ले गया था। पियरो की हालत देखकर हंसी आती थी कि वह मलबीना को जल्द से जल्द देखने के लिए कितना आतुर है। सुनो बुरातीनो, वह हर 15 सेकंड पर पूछता था, मुझे देखकर उसे खुशी होगी या नहीं? मुझे क्या मालूम? 15 सेकंड बाद वह फिर पूछता, सुनते हो बुरातीनो, मुझे देखकर कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगी? मुझे क्या मालूम? आखिरकार उन्हें सफेद घर नजर आया जिसकी झिलमिलियों पर चांद, सूरज और सितारों के चित्र बने थे। चिमनी से धुआं उठ रहा था। उससे ऊपर बादल तैर रहा था जिसकी आकृति बिल्ली के सिर जैसी थी। पूडेल आर्तेमोन बरामदे में बैठा था और बीच बीच में इस बादल पर घुर्रा रहा था। बुरातीनो की नीलकेशनी के पास लौटने की कोई खास इच्छा नहीं थी, लेकिन वह भूखा था और उसे दूर से ही गर्म गर्म दूध की महक लग चुकी थी। यदि यह लड़की फिर से हमें उपदेश देना शुरू करेगी तो दूध पी लूंगा, पर वहां किसी हालत में नहीं रुकूंगा। इसी समय मलवीना घर से बाहर निकली। उसके एक हाथ में काफी बनाने के लिए चीनी मिट्टी की एक नन्ही सी केतली थी और दूसरे हाथ में बिस्कुटों की डोलची। उसकी आंखें अभी भी रुआंसी थी। उसे पूरा विश्वास था कि बुरातीनो को तय खाने से चूहे खींच ले गए हैं और अब तक उसे हजम कर चुके हैं। वह रेत बिछी पगडंडी पर गुड़ियों की मेज के सामने अभी बैठी ही थी कि आसमानी फूल हिलने लगे। तितलियां उड़ उड़ कर पीले सफेद पत्तों की तरह उन पर मंडराने लगी और झाड़ी में से बुरातीनो तथा पियरो निकलकर सामने आ गए। मलबीना की आंखें हैरानी से इस तरह फट गई कि लकड़ी के दोनों ही बच्चे आसानी से उनमें कूद सकते थे। पियरो मलबीना को देखते ही बुदबुदाने लगा। उसकी बातें इतनी ऊटपटांग थी कि यहां उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। बुरातीनो ने ऐसे कहा मानो कुछ हुआ ही न हो। मैं इसे बुला लाया हूं, अब शिक्षा देती रहो। आखिर मलबीना ने समझ लिया कि यह सपना नहीं है। आहा, कितनी खुशी की बात है, वह फुसफुसाई, लेकिन तुरंत ही बड़े बूढ़ों की तरह बोली, लड़कों, झटपट मुंह हाथ धो लो, दांत साफ करो। आर्तेमोन, जरा इन्हें कुएं तक पहुंचा दो। देखा तुमने? बुरातीनो बड़बड़ा, एक ही राह है इसकी, मुंह हाथ धो, दांत साफ करो। सफाई को लेकर किसी का भी जीना दूभर कर सकती है। फिर भी उन्होंने मुंह हाथ धो लिया। आर्तेमोन ने दुम के छोर पर उसे बालों से उनके कपड़े झाड़कर साफ किए। सब मेज पर बैठ गए। बुरातीनो ठूस ठूस कर खा रहा था। उसके दोनों गाल फूले हुए थे। पियरो ने केक का एक टुकड़ा भी नहीं चखा। वह मलमीला को इस तरह देखे जा रहा था जैसे वह बादाम की मीठी मीठी पेस्ट्री हो। अंत में वह तंग आ गई। मेरी शक्ल में आपको क्या दिख रहा है? उसने पियरो से कहा। कृपया शांति से नाश्ता कीजिए। मलवीना, पियरो ने उत्तर दिया, मैंने बहुत पहले खाना पीना छोड़ दिया है। मैं सिर्फ कविताएं लिखता हूं।
बुरातीनों का हंसी के मारे बुरा हाल हो गया। मलवीना को आश्चर्य हुआ, उसकी आंखें फिर फट गई। अगर ऐसी बात है तो फिर अपनी कविताएं पढ़कर सुनाइए। उसने नाजुक नाजुक हथेली पर अपना गाल टिका दिया और अपनी प्यारी आंखें बिल्ली के सिर की आकृति वाले बादल की ओर उठा ली। पियरो अपनी कविता ऐसी रुआंसी आवाज में पढ़ने लगा मानो वह गहरे कुएं में भीतर बैठा हो। मलवीना चली गई परदेस, मलवीना चली गई परदेस, मलवीना मेरी दुल्हन देख, रोता हूं कि अब क्या करूं, क्यों न कठपुतला जीवन छोड़ चलूं, छोड़ मरूं, क्यों न कठपुतला जीवन छोड़ मरूं। पियरो अभी कविता पढ़ ही रहा था। मलवीना अभी कविता की प्रशंसा भी नहीं कर पाई थी। कविता उसे बड़ी अच्छी लगी थी कि रेतीली पगडंडी पर एक मेंढक फुदकता नजर आया। वह डरावना तो था ही, आंखें निकालकर और भी डरावना बन गया और बतलाने लगा। सन की कछुए कुबर ने काराबास बाराबास को सुनहरी चाबी के बारे में सब कुछ बता दिया है। मलवीना भय से चीख पड़ी, हालांकि उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा था। पियरो भुलक्कड़ और खोया खोया था, जैसे कि कवि लोग होते हैं। हैरानी से वह कुछ ऊटपटांग बातें करने लगा जिन्हें बतलाने की यहां जरूरत नहीं है। लेकिन बुरातीनो तुरंत उठकर खड़ा हो गया और जेब में बिस्कुट और टाफियां भरने लगा। जल्दी से जल्दी भागना चाहिए, कहीं पुलिस के कुत्ते काराबास बाराबास को यहां ले आए तो समझो कि बेमौत मौत मारे गए। मलवीना तितली के पंख की तरह पीली पड़ गई। पियरो को लगा कि वह अंतिम घड़ियां गिन रही है। उसने घबराहट में उस पर कोको उलट दी और मलवीना का बढ़िया फ्रॉक खराब कर दिया। आर्तेमोन जोर से भौंकता हुआ उछल पड़ा। मलवीना के फ्राक तो उसी को धोने पड़ते थे। उसने पियरो का कॉलर पकड़ लिया और उसे झकझोरने लगा। अंत में पियरो हिचकियां लेते हुए उसकी मिन्नतें करने लगा। बहुत हो गया, माफ करो। मेंढक आंखें निकाले यह सब हड़बड़ी देखता रहा, फिर बोला, काराबास बाराबास पुलिस के कुत्तों के साथ कोई 15 मिनट बाद यहां पहुंच जाएगा। मलवीना कपड़े बदलने भागी। पियरो हताश हाथ मलता रहा। उसने रेतीली पगडंडी पर चारों खाने चित्त गिर पड़ने की कोशिश भी की। आर्तेमोन घरेलू सामान की गठरियां घसीट लाया। दरवाजे खटाखट खुल रहे थे, बंद हो रहे थे। झाड़ियों में गौरैया चीख पुकार मचा रही थी। अबाबीलें जमीन के बिल्कुल पास नीचे उड़ाने भरने लगी। अटारी पर बैठा उल्लू अपनी जंगली अट्टहास से खौफ बढ़ा रहा था। अकेला बुरातीनो नहीं घबराया। उसने आवश्यक चीजों को की 2 गठरियां आर्तेमोन पर लाद दी। गठरियों पर उसने मलवीना को बिठा दिया जो सुंदर सफरी फ्राक पहने हुई थी। पियरो को उसने कुत्ते की दुम पकड़ने को कहा और खुद सबसे आगे खड़ा हो गया। डरने की कोई बात नहीं है, बस अब हम यहां से भागते हैं। सबके सब यानी कि कुत्ते के आगे आगे चलते हुआ बहादुर बुरातीनो, गठरियों पर झटके खा खाकर उछल रही मलवीना और उसके पीछे पीछे ठंडे दिमाग से सोचने के बजाय उल जलूल कविताएं लिखने वाला कवि पियरो जब सघन घास से निकलकर साफ मैदान में पहुंचे तो जंगल से काराबास बाराबास की छितरी छितरी दाढ़ी नजर आई। वह हथेली से आंखों पर धूप रोकता हुआ चारों तरफ नजर दौड़ा रहा था। तो क्या काराबास बाराबास इनको पकड़ पाएगा? आगे की कहानी हम कल सुनेंगे। नमस्कार।